हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रोसीड में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि पता होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का वर्णमाला समाप्त हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने जो जो चीज़ें देख ली हैं थोड़ा सा उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी प्यारे बच्चे चाह रहे हैं कि क्लास 12th की क्लास स्टार्ट करी जाए, कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, तो मैं चाहूँगा कि सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट्स कर देंगे कि क्लास 12th की क्लास स्टार्ट किया जाए। संख्या जिस तरीके से आप सभी की रहेगी, जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी, जितना जल्दी जितने ज़्यादा बच्चे, इस नंबर को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इस नंबर सर सभी प्यारे बच्चे ग्रुप में जुड़ जाएंगे 7753846482। इस नंबर पर सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे, तब क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। प्यारे बच्चों, क्लास में आप सभी की संख्या आप सभी की अगर ठीक ठाक हो जाएगी तो हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग क्या करेंगे कि अपने दोस्तों को, जितने भी सभी लोग हैं, सभी लोग इसको क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि ज्वाइन कर लेंगे। सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप सभी को ग्रुप में जोड़ दूंगा। बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, तो सभी प्यारे बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स सभी लोग ऐड हो जाएंगे। फिर हम लोग क्लास की संख्या देख लेंगे कितने बच्चे हो जा रहे हैं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये बात जानकारी देनी थी। कल कुछ बच्चे मैसेज किए थे कि सर क्लास कब चलेगी, इसलिए मैं आज बता दे रहा हूँ कि संख्या आप लोग रखिए, हम क्लास को शुरू करेंगे। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 10th वाले बच्चे भी जितने लोग हैं वो सभी लोगों की क्लासेस प्रॉपरली चलाई जाएगी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप सभी लोगों का 10th में सारी सिलेबस को धीरे धीरे करके कंप्लीट करवाया गया था, इस तरीके से इसको भी कंप्लीट करवाया जाएगा, लेकिन आप सभी की संख्या रहेगी तब। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ सब सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप सभी को क्लास मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोगों ने देखा था सबसे पहली बात कि हमने कहा था वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ये बात सीखा था। तो फिर हमारे मन में आ कि सर वर्ण क्या होता है। वर्ण को हमने बताया था, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, अ आ ई हो गया, ये सब वर्ण हैं। वर्ण मतलब होता है जो हम लोग भाषा बोलते हैं, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब हम लोग जो बोलते हैं उसमें सबसे छोटा चीज़ जो होता है। जैसे मैंने कल बताया था कल की वीडियो में, आज उतना डिटेल नहीं बता सकता, जिसको कम समझ में आएगा वो कल वाली वीडियो देख कर आइएगा। तो आप सभी को मैंने बता दिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वर्ण के भेद में देखे थे, स्वर देखे थे, व्यंजन देखे थे। स्वर कितने होते? 11 होते हैं। व्यंजन के बारे में हम लोग आज पहुँचे थे और व्यंजन को आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। क से लेकर हम लोगों ने ज्ञ तक देखा था, उसके बाद स्र आता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आज हम लोग इसके बारे में और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। सभी प्यारे बच्चे अपने कॉपी में लिखेंगे क से लेकर ज्ञ तक। छ छाता हो गया, ज जहाज हो गया, और ये झ इया, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अड़ हो गया, त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया, प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व श स श ह छ त्र ज्ञ। स्र इसके बाद आता है। चलिए प्यारे बच्चों, ये बातें आज हम लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से। आशा करूंगा क्लियरली दिखाई दे रहा, कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा ब्राइटनेस अगर आप सभी को चाहिए तो मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ से प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि देखिए, हमने आप सभी को बताया था कि देखिए इन सभी को यहाँ से लेकर अंग से लेकर म तक ऐसे ही एक कॉलम आप लोग बना लेंगे। जैसे मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में इस तरीके से बंद करिएगा और आप सभी लोग ऐसे आगे करके लिख लीजिएगा नासिक के वर्ण। क्या कहलाएंगे ये? नासिक वर्ण कहे जाते हैं। आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, पूछा जाएगा नासिक वर्ण की संख्या, तो आप कहेंगे 5 ठो। कौन कौन सी? यड़नम। कौन सी? यड़नम 5 होती है। कौन कौन से? अंग हो गया, इ अड़ न म, ये ई नासिक वर्ण कहे जाते हैं। आपसे कैसे पूछेगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आपसे दे देगा विकल्प और उसमें कहेगा कि इसमें नासिक वर्ण कौन से हैं, तो आप ये बताएंगे। इंटर वाले बच्चे देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप ही के काम की है ये चीज़ें। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को मैंने बताया था, ये जो क है, इस पूरी लाइन को हम लोग कहते हैं क वर्ग। ये बात मैंने कल बता दिया था आप सभी को।
और ये जो च वाली लाइन है इसको कहते हैं च वर्ग, और जो ट वाली लाइन है इसको कहते हैं ट वर्ग, और ये जो त वाली लाइन है इसको कहते हैं त वर्ग, और इसको कहते हैं प वर्ग, और इसको यहाँ तक बस। अब इतनी लोग, जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ तक आप सभी को ध्यान रखना है। कितने लोग हैं टोटल? ये 25 हैं। उसके बाद आप सभी को ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में देख लिए कि क के बारे में आपसे अधिकतम क्या पूछेगा। आपसे पूछेगा क का उच्चारण स्थान पूछिए, क का उच्चारण स्थान, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे कहेगा ठ का उच्चारण स्थान बताइए, ठ का उच्चारण स्थान, तो आपको मैंने बता दिया था कल कि कैसे याद रखना है। मैंने एक ट्रिक बताया था, क ता मु द ओ, कि कौन सा बताया था? कतामु द ओ। क का मतलब होता है कंठ, ता का मतलब होता है तालु, मु का मतलब होता है मूर्धा, द का दंत, ओ का ओष्ठ। तो ये जो जितनी लाइन है क ख ग घ अंग, ये किससे बोले जाएंगे? तो आप कहोगे कंठ से। च छ ज झ ञ, ये किससे बोले जाएंगे? तालु से। ट ठ ड ढ अड़, ये किससे बोले जाएंगे? मूर्धा, अर्थात ठ किससे बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा। इस तरीके से आप सभी को आशा करूँगा सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन चारों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कौन सा? य र ल व, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर कौन से बचते हैं? हमारे पास बचता है ये 4, ये स स ह और ये स, बड़ा स से लेके ये 4 लोग ये हो गए। ठीक है, ये चारों लोगों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो मतलब 4 को फिर से हम लोग बांट लेंगे, य र ल व। तो सबसे पहले हम लोग य र ल व के बारे में जानते हैं कि य र ल व क्या होता है। य र ल व, इनको हम लोग प्यारे बच्चों, इनकी अलग विशेषता होती है। इन्हें हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं कहीं स्वर की तरह काम करते हैं। अर्ध स्वर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहीं कहीं स्वर की तरह काम करते हैं। मैं दिखाता हूँ कहाँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग देखे होंगे महिलाएं, ऐसे लिखा देखे होंगे आप लोग। अब आप लोग यह भी लिखा देखे होंगे महिलाएं, ऐसे। ये भी देखा होगा आप लोगों ने, ये भी देखा होगा। तो ये देखिए, ये हमको पता है कि जो ये लास्ट में है ये एक स्वर है। क्या है? एक स्वर है। ये बात आप सभी को पता है, कल मैंने बताया था ये स्वर है। इसी के जैसा ये काम कर रहा है यह, अर्थात इसीलिए इसको हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है, अर्ध स्वर कहते हैं। किसको किसको? यह अलावा चारों को नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बात मैंने क्या कहा है, यह की इन चारों की अलग अलग विशेषता होती है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि कौवा, कौवा लिखा आप लोगों ने देखा होगा, और एक कौवा लिखा देखा होगा, दोनों आप देख रहे हैं। ये आ व बन गया है, अर्थात आ क्या है? स्वर है। व बन गया, वह क्या है? व्यंजन है। इसीलिए इन दोनों को, य और व को, किसको? य को और व को, इन दोनों को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। पूछा जाता है अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो य और व, ये क्या है भैया? ये हमारे अर्ध स्वर हैं, य और व। अब रही बात, हम इन दोनों की देख लिए, इन दोनों के बारे में तो जान लिए। अब बची बात र और ल की। अब आप कहोगे सर र और ल की क्या विशेषता है? प्यारे बच्चों, ये ल की ये विशेषता है कि इसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन, मतलब ये हमारे पिछले भाग से आता है। पार्श्विक ल, जैसे आप लोग देख रहे हैं क बोलते हैं ना, ऐसे ल, ये हमारे पश्च भाग से आता है। ऐसा लगता है कि पीछे से, इसलिए इसको हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। किसको? ल को। पूछा जाता है, ये पार्श्विक व्यंजन है। अब रही बात र को। र, आप देखिए र ऐसा होता है कि हमारी जीभ ऐसे ऐसे करती है, हमारी कंपन करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन, अर्थात र को बोलने में हमारी पूरा जीभ कांप उठता है, ऐसे पूरा कांप, इसलिए इसको हम लोग प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रकंपित व्यंजन, और इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित, लुंठित का मतलब होता है कि हमारी जो जीभ होती है वो पूरी ऐसे मुड़ जाती है।
ठीक है, तो प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन र को कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। इन पांचों को नासिक वर्ण कहा जाता है। छ, ज, ट, ड, ड इन सभी के बारे में केवल आपसे यही पूछा जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। इन पांचों में पूछा जाएगा नासिक वर्ण आपसे क्या है, लिख कर दे देगा 4 ठो विकल्प में, कहेगा इसमें से अर्धस्वर कौन सा है, आपको यह दे देगा। अब ऐसे ही या तो वह दे देगा, उसमें से एक दे देगा। उसके बाद आप सभी को र दे देगा, कहेगा इसमें लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो र दे देगा। ऐसे इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत कठिन नहीं रहेगा। वर्णमाला का आपके पास क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वैसे मैं कराऊंगा अभी इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग इन चारों की विशेषता देख लिए हैं। अब हम देखेंगे श, स, श, ह को किसके बारे में, स, ह इन चारों के बारे में देखेंगे। ये देखिए बड़ा स है, ये खटकोर का स है, और ये छोटा सा है, और ये ह है। अब हम लोग इनका यूज कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इन सभी को हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे हम लोग संयुक्त स्वर को देखे थे, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे संयुक्त स्वर हम थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करवा देते हैं। संयुक्त स्वर में आप सभी लोगों ने देखा था कौन कौन से आते थे। संयुक्त स्वर में आप लोगों ने कहा था कि ए आता है, अ आता है, ओ आता है और औ। ये हमारे 4 ठो संयुक्त स्वर थे। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, स, स, है। ये किससे मिलकर बना था, अ धन छोटी ई से मिलकर बना था। और हमारा जो अ बना था ये किससे बना था, अ धन ए से बना था। हमारा अ धन किससे बना था, अ धन ऊ से बना था। और ये बड़ा ऊ किससे बना था, अ धन ओ से बना था। ये बात मैंने आप सभी को समझा दिया था। ये स्वर हैं और ये व्यंजन है, अर्थात यहाँ पर संयुक्त लगा है, अर्थात ये भी किसी से मिलकर बने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये स हो गया, ये स हो गया, ये स हो गया, ये हो गया। इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे। बताइए, थोड़ी सी गड़बड़ी इसमें कहाँ हो गई। अच्छा, यहाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो हो जाता है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों जो होते हैं, इन चारों को हम लोग कहते हैं, इन चारों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इन चारों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इनको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों उष्मीय व्यंजन। इनको कहते हैं उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलने पर उष्मा निकलती है। आप बोल के देखिए श, 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 तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से ज़्यादा उष्मा निकल रही है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं उष्मीय व्यंजन। इन चारों को ध्यान रखिएगा। आप बोलिए हवा ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं उष्मीय व्यंजन। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, छत्र, ज्ञ और स्र को। अब इसलिए कहा जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, आशा करूँगा आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे स्र। सबसे पहले छ लिखेंगे, फिर उसके बाद त्र लिखेंगे, उसके बाद ज्ञ लिखेंगे, उसके बाद स्र लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा स्र। अब स्र किससे किससे मिलकर बना है, तो ध्यान रखिएगा स्र हमारा जो होता है वो बड़ा स में हलंत लगेगा प्लस र से मिलकर बना है। किससे, श्र। इन दोनों को साथ में बोल रहे हैं। स के नीचे हलंत लगने का मतलब हो गया कि ये आधा स हो गया, समझ रहे हैं, श्र। अब इसके बाद त्र हो गया, तो त्र में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये त के साथ हलंत लग जाएगा और र हो जाएगा, ये हो जाएगा त्र। क्या हो जाएगा, त्र। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आप सभी को समझ में आना चाहिए। चलिए, श्र, स्र, छ। अच्छा, यहाँ से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये क्या हो गया, त्र हो गया। ज्ञ का क्या हो जाएगा, ज प्लस इ, ज्ञ। अब आप सभी लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि ये हमारा क्या हो गया, ज। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो होता है छ में, वो होता है क धन श, ये क्ष। बोल इसको साथ में पढ़िए, क्ष, आधा का क्ष, क्ष, आधा क को थोड़ा सा बोलिए और पूरा स बोलिए, क्ष। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा निकल के आएगा। त और र को साथ में बोलिए। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब स्र का क्या हो जाता है, श धन र। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा बस। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसमें वर्णमाला में हमारे व्यंजन के बारे में, इतनी ही जल्दी सी बात। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये सबको पता है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ़, ये सबको पता है। त वर्ग में त थ द ध न, ये सबको पता है।
प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षर अच्छा मतलब ये 5 अक्षर वाले हैं। य र ल व, इन चारों की अलग विशेषता होती है। य को और व को अर्धस्वर कहा जाता है। र को हम लोग प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने पर हमारे जीभ में कंपन होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रकंपित बोलते हैं। और लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। और ल को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार बच्चों? ल को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक, अर्थात ये पश्च भाग से पीछे से बोला जाता है। स स स, बड़ा स, छोटा खटकोर स स, ये चारों को हम लोग उसमें व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके बोलने में हमारा ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, ज़्यादा हवा मुंह से निकलता है, ज़्यादा उष्मा निकलती है। छत्र ज्ञ स्र, इन चारों को हम लोग कहते हैं भैया संयुक्त व्यंजन। इसलिए संयुक्त कहते हैं क्योंकि ये दो वर्ण से मिलकर बने होते हैं। आशा करूंगा ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, समझ रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आज इसको हम लोग समाप्त भी कर देंगे। चलिए ये सब आप लोग लिख चुके हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारा ड और ढ होता है, ये बिंदी लगी होती है, ये आप लोग देखेंगे ऐसे बगल में लिखा मिलता है। बगल में आप लोग देखते होंगे बगल में लिखा मिलता है, लेकिन इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, क्योंकि ये छिपा हुआ होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। देखिए अगर यहाँ पर आप बिंदी लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से हैं? 2 ठो डलिया, मतलब कि ये ड है उसके नीचे बिंदी लगी, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। आशा करूँगा ये हम आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पंचमाक्षर नासिक वर्ण कहलाते हैं। नासिक वर्ण कह दीजिए पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब कि 5 अक्षर, पंचमाक्षर नासिक वर्ण कहलाते हैं। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर नासिक वर्ण। तो 1 2 3 4 5 पंचमाक्षर नासिक वर्ण हो गए, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। अब हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं कितने लोग हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है, और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए स्वर की संख्या। हम सभी प्यारे बच्चे देख लिए थे 11 था, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं था। अब आप लोगों ने देखा था अयोगवाह को लेकर ये 13 हो गया था। अयोगवाह कितने थे? अयोगवाह सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। उन दोनों अयोगवाह के बारे में आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए ठीक ठाक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्वर हो गया, अयोगवाह हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन इसके बाद आ जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में आप लोगों ने देखा उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद 1 2 3 हो गया। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या यहाँ पर हमने आप सभी को लिख ही दिया है, 2 होता है। और क्या बच रहा है? स्वर हो गया, अयोगवाह हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी है, यहाँ पर लिख लीजिए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उसके बाद 1 11 2 13 14 15 15 4 19। उसके बाद यहाँ पर ये, और उसके बाद व्यंजनों की संख्या कल हमने बताई थी, एक टोटल कितनी होती है? 33। जोड़िए 25 तो ये हो गया, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो आप कहेंगे 37 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों 33 और 4 37 यही तो हो रहा है। 33 और 4 37। व्यंजन कितने हो गए? व्यंजन एक, इन सभी उसमें व्यंजन हो गया। ये 25 हैं, 25 में ये 4 जोड़ दिए 29 हो गया, 29 और 4 33 हो गया। 33 में ये 4 जोड़ दीजिए संयुक्त व्यंजन को मिला के तो 37 हो गया। 33 4 37, 38 39 40 41, 41 और 11 जोड़ दीजिए। 41 और 11 जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 52। टोटल प्यारे बच्चों हमारे पास जो वर्णमाला की संख्या आ गई है ये 52 आ गई है। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, य र ल व, इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? जैसे इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं ना, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है इनकी कुछ न कुछ विशेषता है। इन चारों की अलग अलग विशेषता होने के कारण इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं तो आप कहोगे अरलव। आपसे कहेगा संयुक्त व्यंजन कौन से है तो आप कहोगे छत्र ज्ञस्र। आप इससे पूछेगा पंचपाक्षर नासिक कर्ण है तो ईरणनम है। उसके बाद आप सभी से पूछा जाएगा और क्या पूछेगा उसमें व्यंजन अब स स स और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। बस जितनी चीज़ें बोर्ड पर हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि द का उच्चारण स्थान तो आप कहोगे द का दंत होगा। आप कहोगे ड का उच्चारण स्थान तो मूर्धा होगा। आपसे कहेगा भ का उच्चारण स्थान तो आपको याद रखना ओष्ठ होगा। प फ ब बोल के देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। आशा करूँगा यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन का थोड़ा सा, जैसे हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देखे थे ऐसे व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। बहुत आसानी से समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप सभी लोग लिखिएगा व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए यहाँ से सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। आशा करूँगा कोई समस्या नहीं होगा। एक मिनट, थोड़ा सा इंक की जरूरत पड़ रही है क्या? अभी तो नहीं पड़ रही है। चलिए व्यंजनों का वर्गीकरण में आप सभी लोग प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको दो तरीके से बांटा गया है। एक बांटा गया है प्राण वायु के आधार। प्राण वायु का मतलब होता है वायु निकलने के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर मतलब जिस तरीके से हवा निकलती है किसी भी वर्ण को बोलने में, तो दो तरीके से, प्राण वायु के आधार पर और एक स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसके आधार पर। स्वर तंत्रियों प्राण वायु के आधार पर। तो सबसे पहला तरीका ध्यान रखिएगा, हम लोग पहला देखेंगे प्राण वायु के आधार पर। यही दो तरीका पढ़ना ही है बस। प्राण वायु के आधार पर दो होता है। कौन कौन सा होता है ध्यान रखिएगा। एक होता है प्यारे बच्चों अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। आप सभी को एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए इतना पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज के बाद अब आप सभी को वर्णमाला पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अल्प प्राण मतलब होता है जिसमें कम समय लगेगा। दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ भैया, परेशान ना हो। चलिए आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ आप लिखिएगा क, फिर ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। चलिए आशा करूंगा प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, चलिए क ख ग घ अंगा हो गया, च छ ज झ इयां हो गया। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण मतलब जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं क ख, उसके बाद ग घ अंग, च छ ज झ इय। तो जो पहला, तीसरा और पांचवा क ख ग घ, पहला और ये तीसरा, उसके बाद ये पांचवा, इतना मतलब कि अल्प प्राण में कौन कौन सी लाइन आएगी? पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन। आपसे मैं कहूँ त तकली क्या है तो आप कहोगे सर त जो है वो कौन से में आएगा? त मतलब पहला लाइन। पहला लाइन किस में आएगा? अल्प प्राण। आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा ठ क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण है तो आप कहोगे सर जी पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है, बाकी दो मतलब कि दूसरा और चौथा, दूसरी लाइन और चौथी लाइन जो होती है
वो किस में आती है, वो महाप्राण में आती है। क्यों महाप्राण में आती है? जैसे आप बोलिए क ख ग घ, देखिए ग को जल्दी से बोल के घ में ज़्यादा समय ले रहे हो आप। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा समय लग रहा है। तो महाप्राण में 2 चीज़ें आती हैं और अल्पप्राण में 3 चीज़ें आती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आशा करूंगा ये सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है, यहाँ से केवल इतनी चीज़ों में ध्यान रखना है, ये यहाँ तक नहीं ले आना है, यहाँ तक ले आना है, केवल इतना, केवल इतने को ही लाना है। अब बच्ची ये जो नीचे की चीज़ें हैं इसमें मैं बता देता हूँ, जो हमारे य र ल व आते हैं ये चारों कौन कौन से य र ल व जो आते हैं इनको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे किस में आते हैं प्यारे बच्चों? अंतस्थ व्यंजन हमारे सभी अल्प प्राण के अंतर य र ल व। देखिए य र एक बार र नहीं, य र ल व चार आराम से, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अब हमारे जो 4 उसमें व्यंजन बचे स स स ह, इनको चारों को लेकर ये हमारे प्यारे बच्चों आ जाते हैं उसमीय व्यंजन, इसमें आ जाएंगे। तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन उसमें आएगा और उसमीय व्यंजन इसमें आएगा। उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स स स ह। अंतस्थ व्यंजन की संख्या य र ल व। आशा करूँगा यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगा। इतनी बातें आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से अगला वर्गीकरण करेंगे, दूसरा वाला। दूसरा वाला वर्गीकरण क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कौन कौन सा होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर पहला होता है प्यारे बच्चों सघोष होता है, सघोष वर्ण होता है, और दूसरा होता है अघोष वर्ण। सघोष वर्ण होता है और अघोष वर्ण होता है। ये 2 चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है। आशा करूंगा यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। अब आप सभी को ध्यान रखना, ये जो क ख है इसको फिर से यूज में लाना है कि सघोष वर्ण और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं समझिए। जैसे आप लिखिएगा क ख ग घ अंग, च ट त क च ट त प। इस तरीके से भी अगर किसी बच्चे को याद है तो बड़ी अच्छी बात है। ख ख झ ठ थ फ, खचड़ तप, ग ज ड और ये द ब, और घ झ ढ ढ ढ भ म न अड़ इ। उसके बाद य र ल व श, श श ह छ त्र ज्ञ। अब प्यारे बच्चे ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, अल्प प्राण कौन कौन सा होता है, महाप्राण कौन कौन सा होते हैं, बात पता चल गई। अल्प में 3 ठो आते हैं, पहला तीसरा और पांचवा, 5वीं लाइन। उसके बाद य र ल व जो होता है जिसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं वो अल्प प्राण में आता है। और महाप्राण, महाप्राण मतलब कि जो ज़्यादा हवा ले रहा है, ज़्यादा, महा मतलब ज़्यादा, तो उष्मा वाली बात ज़्यादा होगी, तो ऐसे याद रखिएगा। अब हमारा सघोष वर्ण कौन सा होता है, अघोष वर्ण कौन सा होता है? सघोष वर्ण होता है जिनको बोलने पर कंपन होता है। सघोष मतलब जिनको बोलते समय कंपन होता है, और जिनको बोलते समय कंपन होता है, यहाँ देखिए सही का चिन्ह, और यहाँ पर कंपन नहीं होता। इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग भी ऐसे टिक करके लिख लीजिए। हेडिंग डालिएगा सघोष वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय कंपन नहीं होता है, रोक कर लिख लीजिएगा, तो इसको कहते हैं अघोष वर्ण। वादा कर रहा हूँ कि जितना भी चीज़ है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ लोगे, अभी जब आप संधि में आओगे तो संधि में एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। कल मैंने बताया था कि जैसे इसका नंबर आपको फ़ायदा मिलेगा लास्ट में, समझ रहे हैं। इस बार के बच्चों ने ध्यान दिया था, उनको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया था। चलिए, तो सघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं?
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सघोष वर्ण में ये दोनों आते हैं, ऐसे याद रखिएगा। कौन कौन से? ये पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किस में आता है? सघोष में आता है। बाकी तीसरा ऐसे लिख लीजिए। इसमें कौन सा आता है? पहला और दूसरा। इसमें कौन सा आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे आप बोलेंगे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, इस तरीके से। तो चलिए प्यारे बच्चों, सघोष वर्ण में हमारे पहले और दूसरे आते हैं, लेकिन कहाँ तक के? केवल यहीं 25 वर्ण तक के, इतने के ही अंदर। अब बच्चे ये जो हमारे इतने लोग हैं, इनके बारे में देखना है। मतलब कि पहली दूसरी लाइन यहीं तक काम करेगी, उसके बाद इन दो लाइनों की अलग विशेषता होती है। अब हमारा जो य र ल व होता है, य र ल व, ये चारों के साथ साथ ये ह भी जो होता है हमारा ऐसे, य र ल व ह, ये किस में आ जाता है? अ य र ल व ह। य र ल व ह कौन सा हो जाएगा भैया? य र ल व ह। ये किस में आ जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए, ये सघोष वर्ण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सघोष वर्ण में। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा र में कंपन होता है और उसके बाद ह में भी कंपन होता है, तो य र ल व ह ये सघोष में आ जाएगा। अघोष में कौन सा आ जाएगा? अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा फ स श स। फ हो गया। फ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो सघोष वर्ण में आता है, ये फ को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। फ को इसमें मत लीजिएगा, फ को अघोष वर्ण में ले लीजिएगा। देखिए सब बोलने वाली तरीके के आधार पर हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फ स स स ह, ये किस में आ जाएगा? ये अघोष वर्ण में आएगा। इसको सघोष में लिखिएगा, य र ल व को। ह को इसको सघोष में लिखिएगा। ये बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा हेडिंग में सघोष। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कंपन होता है उनको सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। और पहला और दूसरी वाली लाइन जो होती है वो सघोष वर्ण होती है। अघोष में कौन कौन से आते हैं? जिसमें कंपन नहीं होता है। फ स स ह, ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करूँगा प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार पूरा क से लेकर मैं रिवाइज करवा देता हूँ और ये आप सभी का चैप्टर आज वर्णमाला समाप्त हो जाता है। कल हम लोग अगली चैप्टर को शुरुआत करेंगे संधि के साथ। और आप सभी लोग चाहते हैं कि क्लास 12 की क्लास चले, तो आप सभी लोगों का कमेंट आज देखते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट्स करेंगे उतना जल्दी क्लास स्टार्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को चिंता ही नहीं रहेगी तो फिर मैं कैसे करूँगा, बताइए। आप कहोगे सर एक गलती आप कर रहे हो। क्या? कल आपने बताया था कि लिखते समय री ऋषि को लिखा जाता है, लेकिन बोलते समय ले री ऋषि को नहीं लिखा जाता। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह छ त्र ज्ञ, और इसके बाद सर। चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। अब देखिए हमने लिखा ना क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ। अब आप सभी को एक तरफ से ध्यान दे देना है। क्या? सबसे पहले कि ये दोनों जो थे, इन दोनों को हम लोग कहते थे प्यारे बच्चों अयोगवा, कहते थे अयोगवा। अंग को क्या कहते थे? अनुस्वार कहते थे। और अहाँ को क्या कहते थे? अहाँ को कहते थे प्यारे बच्चों विसर्ग। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, ये मैंने बता दिया था। अब हमने कहा था ये जो चारों हैं इन सभी को हम लोग कहते थे संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त स्वर। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। अंगा से लेकर यहाँ तक जो संख्या अंगा ईयड़ना म तक, इन सभी को हम लोग कहते हैं पंचमाक्षर नासिक वर्ण, पंचमाक्षर। एक बार ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप सभी लोग
अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इनको कहते हैं पंचमाक्षर नासिक के वर्ण। अब उसके बाद और हम लोग क्या देखे थे प्यारे बच्चों, यर, लव, इन चारों को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। एकदम सेम ऐसे ही आप सभी लोग बना लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ये स को लेकर और ये तीनों को लेकर मतलब चार ठो मिला के इनको कहते हैं उसमीय व्यंजन। स्वर मत कहिएगा, उसमीय व्यंजन कहते हैं। और इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं भैया, इन सभी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये बात आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनको कहाँ से बोला जाता है, इस वाली लाइन को कंठ से बोला जाता है, इस वाली लाइन को तालु से बोला जाता है, इस वाली लाइन को मूर्धा से बोला जाता है, इसको तालु से बोला जाता है, इसको ओष्ठ से बोला जाता है। ये तो सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन ज़रा आप लोग बताइए, मैं आप सभी से कहूँ कि ल को कहाँ से बोला जाता है, इस ल को कहाँ से बोला जाता है तो आप फंस सकते हैं। मैं कहूँ ह को कहाँ से बोला जाता है तो आप फंस सकते हैं। इतना आप सभी लोग लिख चुके होंगे, तो मैं आप सभी को थोड़ा सा और ज्ञान करवा दूं। चलिए, ये सब लिख चुके होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसके बारे में थोड़ा सा और लिखना है। चलिए यहाँ से क्या हो गया, म हो गया, ये श हो गया, ह छ त्र ज्ञ स्र। अब आप सभी को ध्यान रखना है कि अब जो हमारा इसमें आता है कंठ वाले में अ भी बोला जाता, अ को भी कंठ से बोला जाता है, आ को भी कंठ से। आपसे पूछा जाए कंठ को किससे बोला जाता है तो क ख ग घ अंग अ और आ, अर्थात इन शुरू के दोनों चीज़ों को कंठ से बोला जाता है। कहाँ से, कंठ से बोला जाता है। क ह, देखिए ऐसे क ह भी यहीं से आ रहा है, तो इसलिए ह को भी इसमें लिया जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, ह हो गया। अब उसके बाद अह, देखिए अह, तो ये अह भी इसमें ही आता है। पूछा जाता है अह को कहाँ से बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद तालु में कौन से आ जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरे दोनों हैं ई, तो किस में आ जाएगा, ई इसमें आ जाएगा, किस में, तालु में, चो। ठीक है, इस तरीके से ई आ जाएगा। और यह और बड़ा स इसमें आ जाएंगे, यह और बड़ा सा इसमें आ जाएगा। ठीक है, यह और बड़ा सा इसमें आ जाएगा। मूर्धा में री ऋषि याद रखना है, मूर्धा में री ऋषि याद रखना है, क्योंकि अब ये दोनों की बात हो गई तब ये ऋषि। और उसके बाद मूर्धा में री ऋषि हो गया, उसके बाद र हो गया, मूर्धा में री ऋषि हो गया, र हो गया। उसके बाद ये जो खटकोर वाला स है ना, ये भी इसी में ही आता है, री ऋषि र और श। आशा करूँगे यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा तालु आ जाता है, देखिए न, ल, द, ये ल वाला इसमें आ जाएगा, ल और छोटा स इसमें आ जाता है। अर्थात आपसे पूछा जाए ल को कहाँ से बोला जाता है तो ल को तालु से बोला जाता है, स को कहाँ से बोला जाता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे ओष्ठ हो गया। अब ओष्ठ में से कहाँ से बोला जाता है, तो अब ये दोनों जो बचे हों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, आप सभी को पता होना चाहिए। छोटा ऊ बड़ा ऊ तो सबको पता होना चाहिए। ये किससे बोले जाते हैं तो ओष्ठ से बोले जाते हैं। लेकिन अब इसके साथ भी कुछ ऐसे वर्ण बचे हैं, जैसे ए आए, ए बचा, आए बचा। तो ये जो ए है अधन ई से मिलके बना है, जो ए है ये किससे बना है, अधन ई से मिलके बना है। तो अ का क्या होता है, अ का होता है कंठ, और ई का क्या होता है, तालु। तो इसको हम लोग कह देते हैं साथ में कंठ तालव्य। क्या कह देते हैं, कंठ तालव्य। अ और ई को हम लोग क्या कह देते हैं, कंठ तालव्य। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे कंठ तालव्य में। अब हमारा आ जाता है अधन उ, अर्थात ओ। अब उसके बाद ओ और औ जो बनते हैं, इन दोनों को हम क्या कह देंगे, अ का होता है कंठ और ऊ का होता है ओष्ठ, और ये कंठ और ओष्ठ मिला के बना देते हैं कंठोष्ठ। क्या बना देते हैं, कंठोष्ठ। तो ये अ, ओ और अ को कहाँ से बोला जाता है, आपसे कहेगा ओ और औ का उच्चारण स्थान, अर्थात कहाँ से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान पूछेगा तो यही कंठोष्ठ लगाना है, ये ध्यान रखना है। मतलब कि ये कंठ हो गया, ये ताल हो गया, ये मूर्धा हो गया, इन दोनों ये चारों किस में आ जाएंगे, ये संयुक्त व्यंजन है, सॉरी संयुक्त स्वर है। संयुक्त संख्या स्वरों को कंठ तालव्य और कंठोष्ठ से बोला जाता है। अंग और अह क्या हो गए, ये नासिक वर्ण है, नाक से बोला जाता है। अंग अह क्या है, अह को कंठ से बोला जाता है।
आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो बचा हुआ है वह को कहाँ से बोला जाता है प्यारे बच्चों, ये सभी प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। वह को बोला जाता है दंत ओष्ठ से, वह दंत और ओष्ठ, वह दंत और ओष्ठ से दोनों से बोला जाता है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे दंतोष्ठ। बस आशा करूँगा यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और कुछ तो हमारे हिसाब से नहीं बचा है प्यारे बच्चों, और आशा करूँगा सारी बातें आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आई है। जो नंबर आप सभी को दिया गया है 7753846482, इस पर सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट्स कर देंगे कमेंट बॉक्स में, और उस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा। आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और क्लास को आप प्रॉपरली कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा संख्या उतनी जल्दी क्लास और उतना प्रॉपरली क्लास को कराएंगे हम। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी सभी प्यारे बच्चे कमेंट्स करेंगे।